त्रिवेंद्र जी कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? देखिए, त्रिवेंद्र जी मैं समझता हूँ कि लाख से 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जब जीते थे वो 2.5 लाख वोटों से जीते थे। और उस टाइम पर जो चुनाव था वो चुनाव एक चरम पर था। हमारे साथ हैं संजय चोपड़ा जी, जो कि पूर्व में मंडी समिति अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। तो चोपड़ा जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, सरकार तो मोदी जी की बनेगी। जिस प्रकार से लगातार मोदी जी ने इस 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, हर वर्ग को, हर सेक्टर को आप देखेंगे, चाहे वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, मतलब हर सेक्टर को मोदी जी ने मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। और उस प्रयास को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जनता ने उस चीज़ों को पसंद किया है। तो आने वाले दिनों में जो अधूरे मिशन है मैं समझता हूँ मोदी जी ही पूरे कर सकेंगे। और रही हरिद्वार की सीट की बात, तो हरिद्वार सीट जो है निश्चित रूप से त्रिवेंद्र रावत जी ही चुनाव में विजयश्री होंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार सीट नहीं, पाँचों की पाँचों उत्तराखंड की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व में, क्योंकि धामी जी लगातार आप देख रहे होंगे, धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार उनके प्रयास हैं कि आम जनता को किस प्रकार से सुविधाएं दी जाएं। अभी आपने देखा कि आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता लगी होने के बावजूद भी उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान तमाम तीर्थ श्रद्धालुओं की जानकारियाँ ली। तो यही एक कुशल नेतृत्व होता है कि जब कोई समस्या सामने उत्पन्न हो रही हो उसका सामना करें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मोदी जी पर पुनः जनता ने विश्वास किया है और मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जैसा कि पूरे देश के अंदर विपक्ष पार्टी ने एक इंडी गठबंधन बनाया है, क्या इंडी गठबंधन नहीं लगता इस बार मजबूत है? देखिए, एनडी गठबंधन की जहाँ तक की बात आप कहेंगे कि इंडिया गठबंधन जो है वो हो सकता है अन्य राज्यों में प्रभाव छोड़े, जो सत्यता है उससे नहीं जूझना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और महाराष्ट्र, ये ये दो राज्य एक ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार, इन क्षेत्रों से जो है अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने इन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत की है मोदी जी को किसी प्रकार से डाउन करने के लिए। और अब के आप देखेंगे कि जो चुनाव के परिणाम आएंगे कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शून्य थी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी खाता खोलेगी। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे मैं समझता हूँ कि जनता की समझ में नहीं आए हैं और जनता ने लास्ट ईयर मोदी जी को ही पसंद किया। तो आपने बिहार की बात करी कि बिहार में भी बीजेपी आने वाली है, लेकिन वहाँ लालू जी के बेटे ने एक, अभी आपने देखा होगा कि खटाखट टकाटक ऐसे करके एक नारा बनाया था। तो उन्होंने तो ये भी कहा है कि यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी। देखिए, हमेशा उनके जो नारे हैं वो देश के विकास से संबंधित नहीं है। वो जब भी उनकी कोई भावना होती है या किसी प्रकार की जनता के सामने अपने आप को परोसने का प्रयास करते हैं, तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि दूसरे की कढ़ाई में आप पकोड़े तलने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो पकोड़े भी उसी के खाते में जाएंगे और वो कढ़ाई भी उसी की होगी। तो जहाँ तक के विपक्ष गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, लालू जी के जो सुपुत्र हैं जो उप मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जब उनका कार्यकाल था, जब नीतीश जी के साथ वो उप मुख्यमंत्री थे, कौन सी ऐसी उपलब्धि उन्होंने बिहार की जनता के लिए छोड़ी है जो बिहार की जनता जो है उनको पूजनीय माने, बिहार की जनता उन्हें पूजे। और रही बात किसी प्रकार की अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी ने हर सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड, उसका लाभ आज स्वार्थ की भावनाओं में लिया जाता है। आप अगर देखेंगे, आप छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर को ले लीजिए, स्ट्रीट वेंडर को कोरोना काल के अंदर एकदम समाप्त हो रहा था कागार पर, और उसको किस प्रकार से इस्टेब्लिश किया जाए इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 10,000 की स्वनिधि योजना दी। 10,000 की स्वनिधि योजना जिस स्ट्रीट वेंडर ने दे दी, 20,000 दिए, 20,000 के बाद 50,000 दिए, और 50,000 देने के बाद में उसे सीधा सीधा मुद्रा योजना से जोड़ा जा रहा है।
मुद्रा योजना की सीमा नहीं है, 5 लाख से लोन शुरू होता है, उसके बाद में उसे जोड़ा जा रहा है। अनगिनत योजनाएं हैं, मैं कहना चाहता हूँ। तो अनगिनत योजना गतिमान रहे, निवर्त रहे, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार चलती रहे। तो ऐसे में मैं समझता हूँ जनता ने जो मत दिया होगा, और जनता ने मत क्या दिया होगा, जनता ने जो मत दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है और मोदी जी को। त्रिवेंद्र जी कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? देखिए, त्रिवेंद्र जी मैं समझता हूँ कि 1 लाख से 1.5 लाख वोट से जीतेंगे, क्योंकि औसत जो रहा वो थोड़ा सा मार्जिन का कम रहा। मतलब जो वोटिंग होनी थी वो वोटिंग, एक तो गर्मी बहुत थी और गर्मी की वजह से जो है वोटिंग कम हुई। अगर वोटिंग बम्पर होती तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि त्रिवेंद्र जी भी 5 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे ज़रूर 100%। जो मेरा आकलन है, मेरा आकलन ये है कि 1 लाख से 1.5 लाख की उनकी जीत होगी। क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जब जीते थे वो 2.5 लाख वोटों से जीते थे, और उस टाइम पर जो चुनाव था वो चुनाव एक चरम पर था। इस बार थोड़ा सा चुनाव में क्या रहा कि वोटर थोड़ा कम निकला, और गर्मी बहुत थी, इतनी भीषण गर्मी के होने के बावजूद भी जिसे वोट देना था वो वोट देने के लिए निकला। आपका क्या सवाल था? आपने देखा होगा कि जब चुनाव था तो कार्यकर्ता भी कम लगे इस बार, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव के अंदर इसी प्रकार की एक कार्यशैली होती है। लोकसभा चुनाव जो है वो एक देश को किस दिशा में लेकर जाना है उसके लिए होता है। स्थानीय मुद्दों पे लोकसभा चुनाव नहीं होता। लोकसभा जो हमारा सांसद है, हम सांसद से क्या उम्मीद करेंगे? हम सांसद से उम्मीद करेंगे नेशनल हाईवे बने, हम सांसद से उम्मीद करेंगे एम्स आ जाए, हम सांसद से उम्मीद करेंगे जो केंद्र की बड़ी योजना है, जो बड़ा प्रोजेक्ट हैगा। जैसे अब हरिद्वार है, कुंभ मेला बढ़ता है यहाँ पर, हर 6 साल बाद यहाँ पर अर्ध कुंभ बनता है और 12 साल बाद कुंभ बनता है। तो हरिद्वार के अंदर जो है बड़ी उपलब्धि पुलों की होती है। यहाँ पुलों की समस्या है, क्योंकि आप देखेंगे कि वो बिल्टअप एरिया जो है हमारा, उस क्षेत्र वो कम पड़ता है, हमें पल्ली पार आना पड़ता है, इसी क्षेत्र में कुंभ करने के लिए आना पड़ता है। और तमाम जो ठहरने वाले जो लोग हैं, जो बाहर से अनुयायी आते हैं, वो भी इसी क्षेत्र में ठहरते हैं। तो जो सांसद है, सांसद का काम है भारत सरकार की नीतियों को लाना, और विधायक का काम है क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उसको पूरा करना, उसके लिए बिल लाना। तो मैं समझता हूँ कि निशंक जी की अगर आप देखेंगे कि कार्यशैली, निशंक जी की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जगदीशपुर के अंदर हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो उनकी उपलब्धि है। पहले हमें यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली जाने में हमारे को कम से कम 7-7 घंटे लग जाते थे, लेकिन आज दिल्ली हम 3 घंटे में पहुँच रहे हैं। आपने देखा अभी मोतीचूर वाला जो फ्लाईओवर था वो निशंक जी के कार्यकाल में पास हुआ। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ निशंक जी की रही हैं, और मैं समझता हूँ कि जो निशंक जी के अधूरे कार्य थे उनको त्रिवेंद्र जी पूरे करेंगे, क्योंकि त्रिवेंद्र जी भी एक अनुभवी आदमी है, एक अनुभवी व्यक्तित्व है, और इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो कोरोना काल का जो दौर था वो बहुत संजीदा से उन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ में संजीदा से गुजारा। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो निशंक जी ने जो कार्य छोड़े हैं उसको त्रिवेंद्र जी पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपने अभी 4 धाम का जिक्र करा कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, लेकिन जब अभी हमने कुछ दिन पहले अपनी एक न्यूज़ चलाई थी, यात्रियों से पूछा था, तो पंजीकरण को लेकर यात्री बड़े परेशान थे और कई दिन यहाँ रुकने के बाद भी अपने स्थान पर वापसी गए, मायूस होके। इस बारे में क्या? देखिए, इसमें मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ। 4 धाम यात्रा पर हमें बोर्ड का गठन तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 10 नहीं तो 15 साल बाद। एक व्यवस्था को तो जन्म देना पड़ेगा आपको। आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप जितना मर्जी विरोध प्रदर्शन कर लो। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से वैष्णो देवी में तमाम तीर्थयात्री चाहे रात के 12 बजे हों, 1 बजे कंटिन्यू चलता रहता है, दर्शन का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे तिरुपति बालाजी जाएंगे, वहाँ सिलसिला चला जाता है। और अभी आप देखेंगे कि जून के अंदर अम्बुबाची मेला बढ़ता है कामाख्या के अंदर, करोड़ों तीर्थ श्रद्धालु, करोड़ों यात्री वहाँ पर होते हैं माई के दर्शन करने के लिए, लेकिन कंटिन्यू चलता रहता है। आप जब भी यात्रा को बीच में रोकेंगे, यदि आप कोई, अब ये चलता हुआ जल है, अभी इसी पे उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आप इसे रोक दो, आप इसे 15 दिन रोक दो, 15 दिन के अंदर इसे जल की स्थिति देखना कैसी हो जाएगी। और ये निवर्तमान चलता रहेगा तो बह रही है। इसमें कोई देखो, कोई कैसे साबुन लगा के नहा रहा है, कोई कैसे नहा रहा है, ये बह रही है। और इससे आगे जो कोई जल पी रहा है
उसको ये महसूस नहीं होगा कि आगे कोई साबुन लगा के नहा था। ये गंगा माई का प्रताप है इस प्रकार का। ऐसे ही देवों की भूमि हमारी है उत्तराखंड में। आने वाले टाइम में चारधाम यात्रा को लेकर एक व्यवस्था तो आप मान रहे हैं कि इस बार फेल हुए हैं कहीं ना कहीं, चूक? नहीं, देखिए फेल तो नहीं कह सकते आप उसको। कुछ व्यवस्थाओं में चूक किसने की? जो जिम्मेदार अधिकारी थे। भाई आचार संहिता लगी हुई है, राजनीतिक व्यक्ति को इस निर्णय नहीं ले सकता, सरकार निर्णय नहीं ले सकती। जिन अधिकारियों की ड्यूटी थी, जिन अधिकारियों का काम था इस पंजीकरण को करना, उन अधिकारियों की मैं तो कहना चाहता हूं कि जैसे ही चुनाव संपन्न हो जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए किसने लापरवाही बरती। हमारे राज्य को बदनाम करने का अधिकार या कोई भी ढिलाई बरतने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं समझता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिन लोगों ने तीर्थयात्रियों के साथ बर्बरता दिखाई है या तीर्थयात्रियों को सही मार्ग नहीं दिखाया है, निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ एक संयुक्त रूप से एक बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिसमें पत्रकार बंधु हों, जिसमें सामाजिक संगठन हो, जिसमें ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हों, जिसमें तमाम पर्यटन व्यवसायी हों, होटल व्यवसायी हों, और जिसमें जितना राफ्टिंग वाले व्यवसायी हों, तमाम जो उत्तराखंड को सींचने का काम करते हैं, सभी लोगों को सम्मिलित करके एक बोर्ड का गठन होना चाहिए, ताकि समय समय पर उनकी राय शुमारी हो जाए और राय शुमारी होने के बाद में एक योजना बनाई जा सके। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कोई केस फंस जाता है या राज्यसभा में कोई केस फंस जाता है या विधानसभा में कोई केस फंस जाता है, वहाँ भी तो एक कमेटी बनती है और कमेटी का एक निर्णय होता है। कमेटी का 3 महीने बाद रिपोर्ट देगी, 4 महीने बाद रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट को जो मान्य होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक उस वर्ग को प्रभावित करने के लिए उन लोगों को सम्मिलित करके अगर बोर्ड का गठन नहीं होगा तो निश्चित रूप से व्यवस्था पे अंकुश लगेगा ही लगेगा, कहीं ना कहीं उंगली उठेंगी। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार आ रही है, मोदी जी पुणे आ रहे हैं, लेकिन धामी जी संयुक्त रूप से एक पर्यटन व्यवसायियों को लेकर पर्यटन उद्योग बोर्ड का गठन करें, जिसमें तमाम हमारे जो इससे संबंधित लोग हैं, चाहे वो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, चाहे वो पूजा पाठ कराने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम जो लोग हैं उनको सम्मिलित करके एक बोर्ड का गठन होना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय चोपड़ा जी, जिन्होंने बताया कि एक बोर्ड का गठन होना चाहिए, यात्री परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं विशाल गोस्वामी। जल्द मिलेंगे दोबारा।